चलें, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये सेशन है इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप गाइडेंस का। तो मैं आपको सबसे पहले कंटेंट्स बता दूँ कि इसके कंटेंट्स कौन-कौन से हैं। जी, तो कंटेंट्स में हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि इरास्मस मंडस है क्या? मतलब ये क्या चीज़ है? किस किस्म की स्कॉलरशिप है? और ये इरास्मस मंडस ऑफ़र क्या करती है? और रिसेंटली इस साल जो है ना इसमें काफ़ी चेंजेज़ आए हैं, वो भी मैं आपसे देखूँगा जो कि बहुत पॉज़िटिव चेंजेज़ हैं, अच्छे हैं आप लोगों के लिए। और उसके अलावा एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं और फिर एप्लीकेशन किस तरह स्टार्ट करनी, कैसे, फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सारी उस पे बात करेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देते हैं। जब एप्लीकेशन आप सबमिट करवा देते हैं, तो उसके बाद पोस्ट एप्लीकेशन सबमिशन के बाद हमें किन चीज़ों का देखना है, कितना इंतज़ार करना है और उसके लिए हमने अपनी कैसे तैयारी करनी है। तो पहली 3 चीज़ें इंट्रोडक्शन, चेंजेज़ और प्री-रिक्विज़िट्स जो है ना, मैं आपसे डिस्कस करूँगा और जो बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और पोस्ट एप्लीकेशन सबमिशन है ना, वो डॉक्टर अफ़ान आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ-साथ जिसका भी क्वेश्चन हो ना, वो चैट बॉक्स में लिखता रहे। हम में से एक जो है ना, उसे दौराने सेशन आंसर करता रहेगा और एंड पे जो है ना, इस पूरी जब मैं ये सारा सेशन हो जाएगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इरास्मस मंडस है क्या? ये नाम कहाँ से आया? इरास्मस एक डच स्कॉलर के नाम से उन्होंने रखा है जो कि मोबिलिटी और एजुकेशन का काफ़ी प्रमोटर था और मंडस मतलब कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब दुनिया। तो एक मतलब इनका इन्होंने यूरोपीय यूनियन कॉन्सेप्ट बनाया कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करें कि जिसमें हम पूरी दुनिया से जो है ना स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ नेशनैलिटी के ला सकें। और ये इरास्मस मंडस जो स्कॉलरशिप है असल में एक प्रेस्टीजियस मास्टर्स प्रोग्राम है जो कि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में होता है और ये उन्हें यूरोपियन हायर एजुकेशन सिस्टम जो है ना ये प्रोग्राम ऑफर करती है 2004 में ये लॉन्च हुआ था। अच्छा प्रोग्राम की फंडिंग जो है ना और सीट्स कह लें कि दो तरीकों से डिवाइडेड है। एक तो है कि प्रोग्राम कंट्रीज के लिए और एक है पार्टनर कंट्रीज के लिए। प्रोग्राम कंट्रीज असल में यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज हैं। वो 25 सीट्स उनकी होती हैं जो कि स्कॉलरशिप विन करती हैं और 75% जो है ना पार्टनर कंट्रीज हैं। अपार्ट फ्रॉम यूरोप बाकी सारी कंट्रीज जो है ना पार्टनर कंट्रीज कहलाती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका की सारी कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स तो ये हैं। तो लिहाजा हमने जो कम्पीट करना होता है ना हमारे लिए एक रेंज ज्यादा है। 75% सीट्स पे हमने कम्पीट करना होता है। और ये इरास्मस मंडस बेसिकली इसकी लेंथ है टोटल 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है, जिसमें कुछ प्रोग्राम्स 1 साल के बाद इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, कुछ नहीं करते, तो ये सारा हर प्रोग्राम वेरी करता है। अब उसके बारे में अब प्रोग्राम और फंडिंग के बारे में। सबसे पहले अगर आपके साथ ये लिंक भी मैं चैट बॉक्स में शेयर कर दूँगा। ये बेसिक एक कैटलॉग है उनका इरास्मस मंडस का और अगर आप वैसे भी जाके लिखें ना इरास्मस मंडस कैटलॉग गूगल सर्च में, तो आपको ये आ जाएगा। तो 163 प्रोग्राम्स जो है ना इस टाइम ये मतलब कि ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट मास्टर्स प्रोग्राम जो कि तकरीबन हर फील्ड से रिलेटेड है। आईटी हो, लॉ हो, लाइफ साइंसेज, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फील्ड्स तकरीबन हर फील्ड कवर कर देती है, आर्ट से लेके हर किस्म की साइंसेस तक। तो डेडलाइन जो है ना प्रोग्राम की वेरी करती है। बेसिकली स्टार्ट होता है ये प्रोग्राम सितंबर में एप्लीकेशंस डिफरेंट प्रोग्राम्स की स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो सितंबर, कुछ अक्टूबर, कुछ जो डेडलाइन्स हैं वो दिसंबर में जाके क्लोज़ होती हैं, कुछ फ़रवरी और एक आधा प्रोग्राम ऐसा देखा गया कि जिनकी डेडलाइन मार्च तक थी। तो ये आपके पास प्रोग्राम डिपेंडेंट है कि वो कितनी देर तक उसकी एप्लीकेशन ओपन रखते हैं और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं कि इरास्मस मंडस क्यों मतलब आपको जाना चाहिए और ये आपको क्या ऑफ़र करता है। तो सबसे पहली सबसे जो मतलब फ़ैसिनेटिंग चीज़ है कि अब्रॉड का एक एक्सपोज़र होता है। मतलब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं और जो इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो ये है कि ये स्कॉलरशिप सब कुछ कवर करती है। आपकी यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस से आपके अकोमोडेशन तक, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस से लेके आपकी बाकी जो चार्जेज़ होते हैं ना यूनिवर्सिटी में जो, वो भी आपको ये उसका एक-एक रुपया पे करती है। आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट सब कुछ कवर करेगी। और दूसरी एक मज़े की तीसरी बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये जॉइंट और मल्टीपल डिग्रीज़ अवार्ड करती है। जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली अपने प्रोग्राम की बात करूँ, ये है एक्वाकल्चर, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो मुझे एक मास्टर्स में 3 डिफरेंट जो है ना, वो डिग्रीज़ मिलेंगी। डिग्रीज़ तो नहीं डिप्लोमा एक ही होगा लेकिन उसमें मेंशन होगा कि 3 डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने इरास्मस जो है ना, वो किया है।
तो मेरे लिए इस वजह से ब्रॉडर लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, और साथ में ये है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आप मेनली बात करें तो वो एनहांस हो जाएगी, मतलब डिफरेंट फील्ड्स को मैं टच कर सकता हूँ। और इंटरकल्चर एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ से लोग आते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ माइंडसेट से आपको मिलने का, दोस्ती करने का और सारा एक-दूसरे को जानने का, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने का भी एक चांस मिलता है। तो काफ़ी एक वाइड लर्निंग एक्सपीरियंस है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट एजुकेशन और जस्ट टेक्स्ट बुक्स। तो सबसे मज़े की चीज़ है कि इस बार जो है ना 2021 से 27 के लिए उन्होंने बहुत अच्छी चेंजेज़ की हैं। प्रीवियसली ये था कि जैसे डॉक्टर इरफान भी आपको बताएँगे कि प्रीवियसली आप सिर्फ़ 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं करूँ, मुझे जो है ना 4 से 5 प्रोग्राम लग रहे थे कि जो मैं मुझे पसंद थे कि मैं इनमें अप्लाई करूँ। मेरी अपनी मेंटालिटी और मेरे सारे जो है ना गोल्स जो थे उनसे मैच कर रहे थे। लेकिन मुझे उसे नैरो डाउन करना पड़ा 3 पे। तो लेकिन अब वो लिमिटेशन खत्म हो चुकी है। अब आप एज़ मच एज़ यू वांट, जितने भी प्रोग्राम आपसे रिलेट करें, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और नाम उन्होंने सिर्फ़ एक छोटा-सा चेंज किया है कि पहले बोलते थे ईएमजेएमडी, यानी कि इरास्मस मन्दर्स जॉइंट मास्टर्स डिग्री, अब उन्होंने डिग्री खत्म कर दिया, बस ईएमजेएम नाम कर दिया। सो और दूसरी बड़ी बात है, स्टाइपेंड जो है ना उन्होंने इस साल से इंक्रीज़ कर दिया है। हमें जो स्टाइपेंड मिलता था वो था 1000 यूरोज़, और उसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस और इंस्टॉलेशन कॉस्ट मिलती थी। तो टोटल हमें 2 सालों का मिलता था 31,000 यूरोज़। लेकिन अब वो है, उन्होंने आपका पर मंथ का जो स्टाइपेंड है ना वो 1400 कर दिया है। यानी कि 400 यूरोज़ बढ़ा दिए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है ना एडिशन उन्होंने किया है, और बहुत अच्छा चेंज वो उन्होंने लाए हैं। तो हर मंथ आपको जो है ना 1400 मिलेगा, टोटल आपको 33,600 इसके आस-पास मिलेगा। और दूसरा ये कि इसमें इन्होंने इस साल काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स की एडिशन की है। ऑलमोस्ट 27 न्यू प्रोग्राम्स ऐड किए हैं। कुछ उन्होंने इसी इनटेक में कर दिए हैं और कुछ अगले साल ऐड कर देंगे। तो लास्ट टाइम सीट्स जो थी वो अप्रॉक्सिमेटली 2700 थी। लेकिन अब सीट्स भी इंक्रीज़ हो गई हैं। मतलब 32 टू 33 है, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली 3000 से ज़्यादा सीट्स हो गई हैं। तो इसके अलावा जो है ना, जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कई स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते, कि वो फ़ील करते हैं कि मेबी ये जस्ट स्कॉलरशिप है, इसमें ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो मेबी डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एनकरेज करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना स्पेशल नीड्स जिन्हें भी चाहिए होती है ना, उनको भी स्कॉलरशिप ऑफ़र भी होती हैं, और उनके लिए स्पेशल असिस्टेंस इस बार निकाली है कि अगर उन्हें इन पैसों के अलावा भी अगर ज़रूरत पड़े ना अपनी, वो स्पेशल नीड्स के लिए, वो 3000 से 60,000 तक की एक रेंज है, जो कि उन्हें स्कॉलरशिप फंडिंग के अलावा भी जो है ना वो पे करेंगे। तो ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं ब्लू कलर के इस पिक्चर में, कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ Erasmus Mundus programs you can apply for annually. It's not 3, previously it was 3. तो अब जो है ना आप 5, 6, 7, 8 जिस तरह भी है ना, आप प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक रेंज काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप देखते हैं कि आपको पता तो लग गया कि सारी चेंजेस क्या हैं, और उसके अलावा कि क्या है इरास्मस मुंडस प्रोग्राम। बेसिकली एक मास्टर्स प्रोग्राम है, यूरोपीय यूनियन फंडेड है। और बाकी ये कि अब आपने तैयारी इसकी किस तरह करनी है अप्लाई करते वक़्त और अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले ये है कि आपने ये कैटलॉग जो है ना इरास्मस मुंडस कैटलॉग, ये आपने ब्राउज़ करना है जाके इंटरनेट पे। गूगल पे लिखें इरास्मस मुंडस कैटलॉग, तो पहला या मेबी दूसरा जो है ना, वो आपको लिंक आ जाएगा, तो इस तरह का आपको स्टार्टिंग में शो होगा। और जब आप नीचे जाएँगे ना इसी पिक्चर के, तो आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स आएँगे। उसमें से फिर आप देख सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हैं या फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपके लिए प्रोग्राम, आपकी डोमेन से, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम कौन-सा है। तो उस वो फिर आप देखें, उसको सारा सर्च करें कि क्या-क्या चीज़ें, समरी पढ़ें उसके। और ये जो है ना, ये सिर्फ़ ऑफ़िशियल पेजेज़ के जो लिंक देता है, आपने अप्लाई इधर नहीं करना होता। आपने अप्लाई जो लिंक दिया होगा ना इधर इस कैटलॉग पे, उनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके, हर प्रोग्राम की एक डिफरेंट ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है, वहाँ जाके आपने जो है ना फिर वो अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन क्रिएट, रजिस्टर करना होता है, जिस तरह भी सारा प्रोसीजर है। तो एक तो आपने कैटलॉग ब्राउज़ कर लिया, दूसरा आपने क्या करना है, अलाइन करना है अपने सारे इरास्मस प्रोग्राम को जो कि आपके गोल और इंटरेस्ट से मैच करते हों। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरा आपने देखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि मैं उस पे क्राइटेरिया पे फ़ॉल करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, कि एक प्रोग्राम था जिसका नाम था फार्मास्यूटिकल्स एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो उसमें जैसे मैं वेटरनरी साइड से मेरा बैचलर्स है, डीवीएम किया हुआ है।
तो जैसे डॉक्टर हमूद ने बताया, तो मैंने देखा कि हाँ, मैंने फार्मेसी तो पढ़ी हुई है, तो लेट्स गो फॉर इट। तो मैंने उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे देखा, तो जबकि वो प्रोग्राम था सिर्फ केमिस्ट और फिजिक्स रिलेटेड स्टूडेंट्स से जिनका बैचलर्स है। तो उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ था कि एमबीबीएस, जीवीएम और जो फार्मासिस्ट है ना, वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने लाजमी देखना है। फिर नैरो डाउनिंग ऑफ प्रोग्राम्स, क्या अभी भी जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि आप अब एक टाइम पे 7-8 प्रोग्राम्स में काफ़ी टफ होता है अप्लाई करना। दैट्स गुड कि आप अप्लाई करें, लेकिन उसमें आपको फिर भी देखना पड़ेगा कि कम कर लें, लेकिन आप अपने कितने प्रोग्राम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 प्रोग्राम्स हैं, आप कहते हैं कि ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो वेरी करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 4-5 प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके लिए अपनी पूरी एफर्ट डालें। वो फिर आप आगे लेके चलें, उन प्रोग्राम्स में अच्छे तरीके से अप्लाई करें। तो फिर आपने देखना है कि उन प्रोग्राम्स में जाकर ना अपनी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पूरी करनी है पहले, ठीक है? तो उसमें वेरिएशंस होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा माँगते हैं, कुछ के लिए वो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं हमें रिक्वायर नहीं होते। तो उसी तरह आपने देखते रहना है। और ये है कि एक चीज़ जिसने मुझे हेल्प आउट किया, कि मेक योर ओन डेडलाइन्स। जो प्रोग्राम की डेडलाइन है ना, उससे आपने 4-5 दिन पहले अपनी डेडलाइन जो है ना, वो बना लेनी है। कि आपने अगर प्रोग्राम की फॉर एग्ज़ाम्पल डेडलाइन है 31 दिसंबर, आप कह लें कि नहीं, मेरे मुताबिक जो प्रोग्राम की डेडलाइन होगी ना, वो 25th या 24 दिसंबर होगी। उसका रीज़न क्या है? जब आपको पता होगा कि आपने अपने लिहाज से डेडलाइन सेट की हुई है, आप सबमिट करवा दें एप्लीकेशन। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो आप क्या करते हैं, हर प्रोग्राम के नीचे कोऑर्डिनेटर जो होता है ना उस प्रोग्राम का, उसकी ईमेल दी होती है। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें कि मैंने फर्दर डॉक्यूमेंट अटैच करना है, या फिर मैंने जो है सर्टेन मिस्टेक हो गई है, तो मैंने उसको रेक्टिफाई करना है। तो अगर वो डेडलाइन मौजूद है, तो तब जो है ना आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है ना हेल्प आउट कर सकते हैं उसमें। लेकिन आप लास्ट मिनट पे करवा रहे हैं, आपको पता है वेबसाइट लोड भी हो जाता है, तो कई दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं भी होती। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अपनी आपने डेडलाइन बनानी है 4 से 5 दिन पहले। और उसके अलावा जो भी प्रोग्राम के एफएक्यूज़ दिए होते हैं ना, अक्सर हम उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो आप लाज़मी जाके पढ़ें कि उनके एफएक्यूज़ कौन-कौन से हैं, कि मतलब क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। अगर उन क्वेश्चन आंसर्स में कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अपने जो है ना क्वेश्चन्स के आंसर मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते, कन्फ्यूजन हो रही है, तब आप अपने प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेटर से जो है ना उन्हें ईमेल करें और उन्हें बताएँ। और उनकी भी ईमेल का ये सिलसिला होता है कि वो 3 वर्किंग डेज़ का कहते हैं, 3 वर्किंग डेज़ तक रिप्लाई ना आए तो आप दोबारा ईमेल करें। और वो अमूमन 1 दिन बाद रिप्लाई आ जाता है या 2 दिन बाद। और ये सारी चीज़ें है ना, प्लान करना है कि आपने अपनी सारी चीज़ों को किस तरह लेके करना है, प्रोग्राम में किस तरह अप्लाई करना है। ऑल्दो के वन ऑफ द ईज़ीएस्ट वे है अप्लाई करने को, लेकिन फिर भी आपने अपना सारी चीज़ें लेके चलनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स अपने बैचलर्स में ही होते हैं, तो वो अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं अब इसमें एक चीज़ बता दूँ, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। मतलब कौन-कौन अपने किस स्टडी ईयर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप कुछ कहते हैं कि मे बी डिग्री होने के बाद वो डिग्री माँगते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है। आप ड्यूरिंग अपनी बैचलर्स डिग्री जो है ना, इरास्मस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हैं। कुछ प्रोग्राम्स डिमांड करते हैं कि मे बी जो है ना, आप पहले डिग्री करके आएँ, वो अपलोड करें। तो ये है, वो डॉक्यूमेंट्स बाकी बताएँगे कि डिग्री के दौरान, डिग्री के बाद, और अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स एडिशनल हैं। तो लिहाज़ा आप डिग्री के दौरान अपने फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री के बाद ऑब्वियसली कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि जो पहले से मास्टर्स करके आए होते हैं ना अपनी कंट्री में, वो दोबारा से ये मास्टर्स जो है ना, ये इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके एलिजिबल हैं और इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना, वो सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है। साइन अप करना है, एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिस तरह वो दिया होगा, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होगी। ऑनलाइन टेस्ट होता है, कुछ प्रोग्राम्स में होता है, कुछ प्रोग्राम्स में नहीं होता, कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज चेक करते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज़ इसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर मोटिवेशन लेटर, रेफरेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। ये सारा मतलब कि जनरल क्राइटेरिया है या जनरल चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पे बात करेंगे और ये डॉक्टर अफ़ान अमजद आपको बताएँगे सारा। ओके।
तो अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट्स। तो अब तक उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से जाना है। तो हम एंड पे एक छोटी-सी डेमोंस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स में जो है वो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाता है आपका आईडी कार्ड, वो तो आप सबके पास होगा, लेकिन पासपोर्ट, ज़्यादातर लोगों का पासपोर्ट नहीं बना होता, तो वो पासपोर्ट बनवा लें। और उसके अलावा पिक्चर जो है ना पासपोर्ट साइज, वो आप डिजिटल कॉपी जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए, जिस तरह ब्लू बैकग्राउंड के साथ एक वो पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है, ये आपने बनवा लेनी है। उसके बाद जैसे अभी जोएल ने मेंशन किया था कि या तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास डिग्री होगी, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, जैसे 9th सेमेस्टर में या 10th सेमेस्टर में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपने डीन से। तो उसमें ये मेंशन होगा कि किस डेट तक जो है उम्मीद है कि आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। ठीक है। अब और अप टिल दैट पॉइंट अगर आप 9th सेमेस्टर में हैं तो 8 पिछली ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए आपके पास। उसी तरह जितने जितने भी पिछले सेमेस्टर्स हैं उन सबकी, या ईयर्स हैं उन सबकी ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ये डिफरेंस आता है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, वो कहते हैं कि हम होप सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर आपके पास डिग्री नहीं है। जैसे एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एक प्रोग्राम है, वो कहता है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम पहले रिजेक्ट करेंगे इसको। तो वो आपको जो है ना, जब आप प्रोग्राम की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी जोएल ने मेंशन किया है कि उसके फैक्ट्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें उन्होंने ये आंसर किया होता है अक्सर कि अगर हमारी डिग्री नहीं हुई है तो क्या करें, या अगर हमारा आईएलटीएस अभी नहीं हुआ है तो क्या करें। ठीक है। उसी तरह मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स भी आप सबके पास होंगे, ठीक है, वो आपने अपलोड करने। अब अगली बात आ जाती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आईएलटीएस और टॉफल ज्यादातर चलता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रोग्राम्स अलाउ करते हैं कि ठीक है, अगर आपने अभी आईएलटीएस नहीं किया हुआ तो आप अभी जैसे यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, वो लगा दें। तो हम फिलहाल आपको कंसीडर कर लेंगे। अगर आप इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको आईएलटीएस या टॉफल जो है इनमें से कोई एक देना होगा। ठीक है। और समटाइम्स ये भी होता है कि जो है ना रिक्वायरमेंट, अगर यूनिवर्सिटी, ये भी हो सकता है कि आपको छूट दे दे, बट ज्यादातर आपको जो है वो आईएलटीएस करना ही पड़ता है, टॉफल या आईएलटीएस करना ही पड़ता है। ठीक है। अगली चीज आ जाती है सीवी। सीवी बनाने, सीवी के ऊपर अभी हम थोड़ी सी और बात करेंगे, सीवी किस तरह बनानी है आप लोगों ने, बड़ा आसान तरीका है। ठीक है। उसके बाद आपने अपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और बर्थ सर्टिफिकेट। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो आपका जो घर में जो बिल आता है बिजली का या पानी का जो बिल आता है, या आप वो अटैच कर सकते हैं। मतलब इसका इसका मकसद ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आप पिछले 5 सालों में आप यूरोप में रहे नहीं है। ठीक है। और आपने या आप जो है ना, हमने यूनिवर्सिटी से बनवाया था, हमने उनसे एक लेटर बनवाया था कि ये कैंडिडेट कभी भी जो है वो यूरोप में नहीं रहा, और इसके जो है ना ये परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पे है, जो भी आपका पता है वो आप इस तरह हमने लिखवा दिया था। ठीक है। उसके बाद आता है मोटिवेशन लेटर या एसओपी, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि आपकी जो फेस ऑफ द एप्लीकेशन है। ठीक है। अगर आपकी एप्लीकेशन का मोटिवेशन लेटर ही वीक है, अगर वो ही मतलब है कि मौसर नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर इसके ऊपर भी हम बात करते हैं आगे चल के। उसके बाद फिर रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर एक ही बात है। इसमें दो तरह के रेफरेंस हो सकते हैं, या तो एक होता है प्रोफेशनल, जो अगर आपका एम्प्लॉयर है, आपने किसी लैब में काम किया है या किसी क्लिनिक पे किया है या जहाँ भी, तो वो आपको रेकमेंड कर सकता है। लेकिन ज्यादातर एकेडमिक ही चलते हैं, आपके प्रोफेसर से, चेयरमैन से, या इस तरह जो भी जिस टीचर से भी आप जो है वो रेफरेंस लेटर ले सकते हैं। इसके ऊपर भी आगे बात करते हैं। और फिर एंड में आ जाते हैं अदर सर्टिफिकेट। अब अदर सर्टिफिकेट से मैं समझता हूँ कि शायद हमारे स्टूडेंट्स को इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं है, लेकिन अदर सर्टिफिकेट्स में आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे आप स्पोर्ट्स हो गई, या जैसे कि आपके डिबेट्स हो गए, या कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स होते हैं, या वर्कशॉप्स होती हैं। ठीक है। जिस, या आप सोसाइटी में जो है आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोऑर्डिनेटर, वट एवर। ठीक है। उसी तरह ये डीवीएम की अगर बात कर लें तो इनके वो ट्रीटमेंट्स और वैक्सीनेशन कैंप्स जाते हैं वो, और जू जाते हैं। उसी तरह वो स्नेक डे होता है, ये वो इस तरह करके ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये असल में वो मतलब एक मेरे ख्याल में एक आम तौर पे ये आइडिया बना हुआ है कि जिसकी हाई सीजीपीए है वो चला जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है वो एज अ पर्सन आपको जो है वो जज करते हैं, वो एक एक चीज को जो है उन्होंने नंबर दिया है। जैसे कि मोटिवेशन लेटर है, इसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, वो आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हर बंदे को जब वो जज करते हैं एप्लीकेशन को, तो उन्होंने नंबर दिए होते हैं। जैसे मोटिवेशन लेटर के नाम कुछ नंबर होंगे, कुछ नंबर आपके ट्रांसक्रिप्ट के होंगे यानी जीपीए के, कुछ नंबर आपके जो है वो रेफरेंस लेटर के होंगे, कुछ आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स होंगे, वो डिस्क्लोज नहीं करते। वो हर हर प्रोग्राम का और हर स्कॉलरशिप का अपना एक मेथड है।
तो उसमें अदर सर्टिफिकेट्स के भी नंबर होते हैं, ताकि उससे उन्हें पता होता है, जैसे अगर आप कोऑर्डिनेटर रहे हैं किसी सोसाइटी में, तो उन्हें पता चलेगा हाँ कि इस कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। अगर आप प्रेसिडेंट रहे हैं तो वो समझेंगे कि ठीक है, इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। इसी तरह अगर आप जो भी अगर स्पोर्ट्स वगैरह करें, आप टीम प्लेयर हैं, आप इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन सर्टिफिकेट से वो अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, अगली बात आती है सीवी की। तो ये लिंक है, ये मैं जो है ना उसमें पोस्ट कर दूंगा, या अगर जोएल जो है उसको पोस्ट कर दे सीवी का लिंक। तो इसमें जो है ना ये है कि ये यूरोपियन कमीशन की एक वेबसाइट है, जो उसका नाम है यूरोपास। तो इस वेबसाइट पे बड़ा आसान तरीका है, आपने पहले अपना लॉगिन बनाना है। ये इस तरह से ये खुल जाएगा पेज ना। तो इसमें आप अपना लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन बनाने के बाद आप इसके अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपनी पर्सनल भी, अपनी एकेडमिक भी। उसके अलावा मैं जो कुछ भी आपने किया हुआ है, वॉलंटियरशिप्स हैं आपकी, इंटर्नशिप्स हैं आपकी, जो क्या कहते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्सेज आपने किए उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो अदर सर्टिफिकेट्स हैं उसमें ऑनलाइन कोर्सेज की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो कुछ भी आपने किया हुआ है, कोई आपने समर स्कूल अटेंड किया हुआ है, कहीं आपने इंटर्नशिप की हुई है, कहीं आपने ऑब्जर्वरशिप की हुई है, कुछ भी आपने किया हुआ है, सारा कुछ आपने इसके अंदर जो है ना ऐड कर देना। इसके अंदर सेक्शंस है, हर चीज का अलग सेक्शन है। अगर नहीं अवेलेबल तो आप खुद सेक्शन इसमें बना सकते हैं। तो ये बड़ा आसान है, जैसे आप ये राइट साइड पे देख रहे हैं। तो इस तरह करके जो है ना आपकी एक बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल सीवी निकल आएगी, जो कि ये यूरोपियन कमीशन की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये एक यूरोपियन मॉडल की सीवी आपकी निकल आएगी। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मोटिवेशन लेटर। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक आपकी एप्लीकेशन की समझ लें बैकबोन है या फेस है। अगर ये आपका मोटिवेशन लेटर जो है वो अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो आपके जो है सबसे ज्यादा अच्छे चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें आपने क्या मेंशन करना है? मोटिवेशन लेटर में आपने मेंशन करना है अपना बैकग्राउंड। ठीक है, आप किस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, मिडिल इनकम फैमिली से आए हैं, किस तरह के हालात थे आपके। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा अपनी एकेडमिक जर्नी बताएंगे, जिसमें ज़्यादातर बैचलर्स है। अगर आपने मतलब हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आप मास्टर्स का भी मेंशन करें, किस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, बैचलर आपने किस चीज़ पे किया। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें। अगर आप यही, जैसे मैंने कहा, आपका जॉब एक्सपीरियंस है, अगर आपने वॉलंटियरशिप्स किए हैं, इंटर्नशिप्स की हुई हैं, आपने ऑब्जर्वरशिप्स की हुई हैं, किसी भी तरह का आपका जो है ना, जो भी आपका रेलिवेंट है। ठीक है, समटाइम्स रेलिवेंट नहीं भी होता, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि हम मेडिकल फील्ड में हैं, और यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में एक आम तौर पे समझा जाता है कि आप जिस फील्ड में हैं तो अब उसी फील्ड में आपने रहना है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई भी कभी भी आप मेडिकल के अंदर जो है वो कहीं पे भी फील्ड स्विच कर सकते हैं। तो आप हो सकता है आप ना समझें कि वो रेलिवेंट है, लेकिन अगर उसी जैसे मेडिकल फील्ड में अप्लाई करें तो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं आपने उसको डालना है इसके अंदर। और उसी तरह आगे आ जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, कि जैसे कि आपके सेमिनार्स हो गए, आपके ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, आपकी जो है ये स्पोर्ट्स हो गए, कोई किसी भी चीज़ में आपने रेस हो गई है, किसी भी चीज़ में आपने हिस्सा लिया है, तो आप उसको जो है वो मेंशन करें। तो असल में मोटिवेशन लेटर जो है वो एक तरह से हर पर्सन की एक स्टोरी है, कि उसने क्या क्या कुछ किया, उसने क्या क्या उसकी अचीवमेंट्स रही हैं। क्या अगर आपको जैसे कोई मेडल मिला है, कोई स्पोर्ट्स में है, या चाहे आपने स्टडीज में किसी ने कोई गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल, उसको आप मेंशन करें। ठीक है, जो कुछ भी आप समझते हैं कि जो है ना रेलिवेंट है, उसको मेंशन करें। उसी तरह आपका आ जाता है रिसर्च इंटरेस्ट। अब ये आपको जो है ना रिसर्च इंटरेस्ट आपने क्या करना है कि जिस फील्ड में आप, जैसे वैक्सीनोलॉजी मेरी फील्ड है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो आप वैक्सीनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अपना लेटेस्ट पेपर जो है 1-2 साल पुराना आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपने कोई पेपर की डिटेल नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ क्या पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, आपने उसकी समरी पढ़नी है, रिजल्ट्स और समरी पढ़ लें, या कंक्लूजन जिसे कहते हैं। ठीक है, वो आपने पढ़ लेना है। उसमें से आपको पता चल जाए कि रिसर्च किस चीज़ पे हुई। आपने अपने हिसाब से, मतलब अब जैसे मुझे ज़्यादा बैक्टीरिया और उसकी जो वैक्सीन है उसके अंदर इंटरेस्ट था। ठीक है, अब यहाँ आके हमें पता चला कि कैंसर की भी वैक्सीन हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है कि ये इतनी रिसर्च की फील्ड बहुत वास्ट है। तो आपका जो भी रिसर्च इंटरेस्ट है ना, उससे रिलेटेड आप जो है ना इसमें मेंशन करें कि मैंने इस तरह से ये स्टडी पढ़ी थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड था, और फिर इससे मुझे आपका प्रोग्राम में लगता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर रिसर्च करेंगे, अक्सर नहीं भी करते, लेकिन इससे उनको अंदाज़ा होता है कि मतलब ये आपको, इट सेट्स यू अपार्ट। ठीक है ना, ये आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक समझ लें कि 4 चांद लगाएगी, अगर आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। उसमें रिसर्च इंटरेस्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया।
और एंड पे आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आप यही बताएंगे कि किस तरह से मैं इन सब चीज़ों को जो मैंने अबव मेंशन अपनी जो प्रोफाइल है उसमें मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूँ मैं। और फिर आप अपना फ्यूचर का एम्बिशन बता सकते हैं कि मैं रिसर्च को परस्यू करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टरेट PhD परस्यू करना चाहता हूँ किस फील्ड में, वट हो सकता है आप ना करें, हो सकता है आप इसमें रिसर्च ना करें, लेकिन अब फॉर द टाइम बीइंग अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी होगी। और ये एंड पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छी नॉलेज है, वो पॉइंट्स रेज किए हैं, बहुत अच्छे इन्होंने गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आपने शामिल करनी है, और साथ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं crunchprep.com। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं रेफरेंस लेटर की तरफ। रेफरेंस लेटर जो है वो ज्यादातर इसी तरह ही है। अच्छा, एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, मोटिवेशन लेटर आपने हर प्रोग्राम के लिए, जिस तरह अभी हमने बताया कि एक पूरा कैटलॉग है, उसके अंदर मेडिकल के पता नहीं 43 समथिंग प्रोग्राम्स हैं, तो हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट मोटिवेशन लेटर होगा। डिफरेंट से मुराद है कि आप उसमें रिसर्च इंटरेस्ट अपना चेंज करेंगे, उसमें आप अपना एम्बिशन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, जो जो आपको पसंद है। बाकी सारी बातें आपकी एकेडमिक जर्नी है या बैकग्राउंड है, वो तो आपका वैसे ही रहना। तो सेम उसी तरह रेफरेंस लेटर भी आपने चेंज करना है, क्योंकि इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। ठीक है ना, अगर आप ये अप्रोच करेंगे तो आप बुरी तरह जो है ना आपको फेलियर का सामना होगा। तो इसीलिए मैंने अब फिर बता दूं आपको, रेफरेंस लेटर जो है जिस प्रोग्राम अगर वैक्सीनोलॉजी में अप्लाई करें तो उससे रिलेटेड, अगर आप इनोवेटिव मेडिसिन में अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, जिस चीज में भी आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको रेफरेंस लेटर, उससे रिलेटेड आपको मोटिवेशन लेटर लिखना है। आई नो कि ये एक हैसल समझते हैं, हमें भी ऐसा लगता था कि ये तो अब क्या मसला है, अब इतने इतने बनवाने पड़ेंगे, लेकिन जाहिर बात है अब जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपका सक्सेस का जो है वो रेट बढ़ेगा। अच्छा, रेफरेंस लेटर में ये है कि अब जो आपके टीचर हैं, जैसे अगर आप वैक्सीनोलॉजी में अप्लाई करें तो प्रेफरेबली माइक्रोबायोलॉजी के टीचर्स, और जितना हायर रैंक होगा आप प्रोफेसर से लें, आप चेयरमैन से लें, अगर पॉसिबल है डीन से लें, पॉसिबल है तो वाइस चांसलर से लें। उसमें थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे अगर आपने 4 प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं तो चलें आप 2 जो आपके ज्यादा फेवरेट है उसमें आप वाइस चांसलर से बात कर लें या डीन से बात कर लें कि उसमें वो आपको एक लेटर इशू कर दे। ज्यादातर 2 लेटर जो है रिक्वायर्ड होते हैं रेफरेंस लेटर। ठीक है, तो इसमें उसमें आपने क्या जो भी आपको लेटर दे रहे हैं वो आप क्या मेंशन करेंगे, क्या वो किस कब से आपको जानते हैं, किस तरह जानते हो, आपके सब्जेक्ट के कोई किसी सब्जेक्ट के कोर्स इंस्ट्रक्टर थे या प्रैक्टिकल के इंस्ट्रक्टर थे, वो मेंशन करेंगे। उसके बाद वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे कुछ कमेंट करेंगे। अच्छा, ये है कि अगर आप 2 लेटर बनवाएं रेफरेंस लेटर, तो आप कुछ चीजें एक लेटर के लिए रख लें, कुछ चीजें दूसरे लेटर की, यानी कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ आपकी बैकग्राउंड्स पे कमेंट्स हैं, कुछ चीजें एक लेटर के लिए रख लें, कुछ चीजें दूसरे। उसी तरह रिसर्च, मतलब अगर आपने वॉलंटियरशिप किया या इंटर्नशिप किया किसी प्रोफेसर के या एसोसिएट प्रोफेसर की लैब में, आपने समर वेकेशन में काम किया हो, या वैसे फाइनल इंटर्नशिप जो होती है उसमें लोग जाते हैं लैब्स में भी काम करते हैं, जरूरी नहीं है लैब हो, कुछ और भी हो, इट डजंट मैटर। अगर आप क्लिनिक में अपने काम किया तो वो आपको एक प्रोफेशनल दे सकता है कि इसने मेरे क्लिनिक में काम किया तो मैंने देखा कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी, तो वो अपनी क्वालिटीज या वैल्यूज जो उसने देखी वो उसको मेंशन करेगा। उसी तरह स्टूडेंट की जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो उसकी लीडरशिप है, जो भी चीज़ें हैं, उसकी कॉन्फिडेंस है, या उसकी जो भी जो है ना वो समझता है कि अचीवमेंट्स हैं, स्किल्स हैं, उन सबको मेंशन करेगा। और एंड उस जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी, उसकी पर्सनल क्वालिटीज को भी, ये सारी चीजें जो है ना वो सम अप करेगा। अच्छा, इसमें यह है कि आप सैंपल्स जो है वो देख सकते हैं मोटिवेशन लेटर के भी, रेफरेंस लेटर के। गूगल पे बहुत सारे सैंपल्स जो है वो आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रिव्यू कराएं आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से। यानी रेफरेंस लेटर है तो आप ज्यादातर हमारे ये होता है कि प्रोफेसर कहते हैं तुम लिख के ले आओ, मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन आपने कहना है नहीं, आप जरूर इसको पढ़ें इसमें, क्योंकि आप जाहिर बात है स्टूडेंट के लिखे हुए और एक प्रोफेसर के या एसोसिएट प्रोफेसर के लिखे हुए बहुत फर्क होता है। तो आपको करना पड़ेगा या तरले करने पड़ेंगे या जो भी, तो आपको जो है ना जरा उनसे जब तक आप 1-2 दफा रिव्यू ना कराएं रेफरेंस लेटर को भी, उसी तरह मोटिवेशन लेटर आप जिसने स्कॉलरशिप विन की हुई है उससे आप रिव्यू करवाएं। तो वो ये है कि आपको 1-2 दफा रिव्यू होगा तो वो काफी रिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है हर किसी ने पहली दफा अगर लिखना है तो उसको इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा। तो ये चीजें आप जरूर माइंड में रखें कि रिव्यू करवाएं अपनी चीजों को, ताकि उस बेहतर से बेहतर हो सके। उसके बाद जी फाइनल पॉइंट हमारा आ गया इवैल्यूएशन एंड इंटरव्यू। यानी अगर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा दिया तो अब क्या होगा कि आपको पहले तो ये होगा कि वो देखें आपकी एलिजिबिलिटी, आपको ईमेल के जरिए वो कांटेक्ट करेंगे कि ठीक है आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए, अब हम फर्दर इवैल्यूएट कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन को।
तो तकरीबन 1 महीने बाद जो है ना वो आपको बता दें कि हमने इवैल्यूएशन किया आपकी एप्लीकेशन की, तो या तो आप सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू के लिए या वो कहेंगे कि आपको हमने रिजर्व लिस्ट में रखा हुआ है। रिजर्व लिस्ट समझ लें कि एक वेटिंग लिस्ट है कि अगर ऊपर वालों में से कोई निकल गया, किसी ने इंटरेस्ट लूज कर दिया या किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ठीक है, फिर उन्होंने अपने पास एक रैंकिंग बनाई होती है। जैसे कि अगर 400 लोगों ने अप्लाई किया तो वो कहेंगे कि ठीक है, हम जो है वो 75 लोगों को या 100 लोगों को जो है हम इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, उससे नीचे 30 लोगों को हम वेटिंग लिस्ट में रख लेते हैं। इस तरह से ऊपर वाले अगर निकलेंगे तो नीचे से जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो ऊपर चलेंगे, ठीक है। उसी तरह फिर अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ गई तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। ज़्यादा इसमें 15 मिनट का ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, इसमें कोई ऐसा मतलब ज़्यादातर टेक्निकल इंटरव्यूज नहीं होते। कुछ प्रोग्राम जैसे मेरा वैक्सीनोलॉजी था, इसमें भी टेक्निकल था लेकिन बेसिक चीज़ें, ऐसा कोई आपसे एडवांस चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि इंटरव्यू में आपसे वो पूछेंगे कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आप यहाँ क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप क्यों समझते हैं कि ये आपके, जैसे वो पूछते हैं कि आप 5 इयर्स में अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये किस तरह से आपके फ्यूचर गोल्स के साथ अलाइन होता है, तो आपके पास लॉजिकल आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू जो है वो आप समझ लें कि लास्ट क्रूशियल स्टेप है। इसके बाद आप हो सकता है कि इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएं और रिजेक्ट भी हो सकते हैं। और दोबारा से वही बात है, 1 महीने बाद आपको इवैल्यूएशन का रिजल्ट मिलेगा, वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू के लिए, उसके 1 महीने बाद इंटरव्यू होगा, उसके 1 महीने बाद ऑलमोस्ट वो आपको बता देंगे आप सेलेक्ट हुए या आप रिजर्व लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में। ये भी इसी तरह ही है कि अगर आप ऐसे, हमारे कुछ यहाँ पे भी क्लास फेलोज हैं कि ऊपर से जो सेलेक्ट हुए थे लोग या वो छोड़ गए या उन्होंने इंटरेस्ट नहीं शो किया, तो फिर वेटिंग लिस्ट से जो है लोग ऊपर आए। तो उसके बाद फिर ये है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें फिर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कंडीशनल एडमिशन या फाइनल एडमिशन। कंडीशनल एडमिशन ये होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, आपके पास डिग्री नहीं है, अभी आप होप सर्टिफिकेट है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं है 9th सेमेस्टर 10th सेमेस्टर की, या अगर 4 साल का बैचलर है तो 7th 8th की आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, या अगर आपके पास जो है वो आइट्स नहीं है या व्हाटएवर, वो आपको बता देंगे कि भाई कंडीशनल एडमिशन हो गया, आप इस डेट तक अगर जमा करा देंगे अपने ये डॉक्यूमेंट्स तो हम आपको फाइनल एडमिशन देंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम किसी और को, यही रिजर्व लिस्ट में से फिर हम किसी और को जो बुला लेंगे। तो ये इस तरह से जो है ना वो आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो सकती है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब अगर कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन आंसर सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बड़ा अच्छा